नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, कई दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि टीचर हमको हिस्ट्री भी पढ़ना है। तो जब मैंने आप लोग के इतने सारे कमेंट्स देखे तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे हिस्ट्री भी पढ़ाना चाहिए। वैसे मेरा मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री तो नहीं है, बट मैं ट्राई करती हूँ आपको एक्सप्लेन करने का। मैं ट्राई करूँगी कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आए। ओके, तो और लास्ट में आप प्लीज़ ना वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करके बताना कि मैंने हिस्ट्री कैसा पढ़ाया। ठीक है, जब आप ऐसे कमेंट करके बताओगे तो मुझे समझ में आएगा कि मैं आप लोग को अच्छे से हिस्ट्री एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या फिर नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है ना। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, हम यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो सोर्सेज मतलब क्या होता है बच्चों? साधन। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के साधनों के बारे में। हिस्ट्री मतलब क्या होता है? इतिहास, पास्ट इवेंट, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि आप इस ईयर क्या पढ़ने वाले हो, पहले आपने क्या पढ़ा था। ठीक है, सोर्सेज क्या क्या होते हैं। चलो यहाँ पे शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम लेसन को स्टार्ट करेंगे। So we have studied the sources of ancient and medieval Indian history. This year we are going to study the sources of modern Indian history. देखो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, है ना। एंशियंट और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री ये आप पढ़ चुके हो। 6th स्टैंडर्ड तक आपने क्या पढ़ा था? एंशियंट हिस्ट्री। समझ में आ रहा है? हिस्ट्री 3 टाइप के होते हैं, एक तो एंशियंट होता है, फिर दूसरा होता है मिडिवल और तीसरा होता है मॉडर्न। तो एंशियंट और मिडिवल आप पढ़ चुके हो। अब आपको इस साल क्या पढ़ना है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, अभी ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मतलब क्या? देखो, ये प्री इंडिपेंडेंस मतलब हमारा देश जब भी आज़ाद नहीं हुआ था तब, और जब आज़ाद हुआ उसके बाद का जो टाइम पीरियड है ना, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। मतलब जब अंग्रेज लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, हमारे देश में आए थे, उनका राज चलता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कैसे हम लोग, हमारा देश क्या हुआ? आज़ाद हुआ, कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई, आंदोलन हुए। तो ये सारी चीज़ें आपको इस साल पढ़ना है स्टैंडर्ड 8 में। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आगे देखो क्या दिया है। हिस्टोरिकल सोर्सेज इंक्लूड मटेरियल, रिटेन एंड ओरल सोर्सेज। देखो, हिस्टोरिकल सोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? मटेरियल सोर्सेज, रिटेन सोर्सेज एंड ओरल सोर्सेज, राइट। ये तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और इसमें ऐड कर दिया गया है। चलो देखो, सिमिलरली सोर्सेज बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज ऑडियो, वीडियो एंड ऑडियो विजुअल आर इंक्लूडेड। इसी के जैसा जो सोर्सेज बेस्ड है किसके ऊपर? मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर। क्योंकि देखो, जब हम एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, राइट। तो अभी हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस समय तक जो टेक्नोलॉजी थी ना, वो डेवलप्ड हो चुकी थी। ठीक है, उस टाइम पे ऑडियो थे, मतलब कुछ भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, और वीडियो को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये भी क्या है? एक तरह से सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ही है ना। समझो, उस टाइम की कोई रिकॉर्डिंग है किसी गीत का, तो जब हम वो गीत सुनते हैं तो हमको उस टाइम की थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त होती है ना। तो ऑडियो एंड वीडियो ये क्या है? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। समझ में आया आपको? चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मटेरियल सोर्सेज से। तो स्टूडेंट्स, मटेरियल सोर्सेज होते क्या हैं वो हम देखेंगे। तो मटेरियल सोर्सेज मतलब आप एक तरह से ऐसे समझ करके रखो जिसको आप देख सकते हो। समझ में आ रहा है? कोई इतिहास की चीज़ है पहले की, ठीक है, वो उसको आप देख सकते हो, वो क्या हो गया आपका? मटेरियल सोर्सेज। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर क्या दिया गया है। वेरियस ऑब्जेक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, कॉइन्स, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा कैन बी इंक्लूडेड इन द मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। देखो, मटेरियल सोर्सेज में क्या क्या आते हैं? वेरियस ऑब्जेक्ट्स मतलब बहुत सारी चीज़ें, फिर उसके बाद मॉन्यूमेंट्स मतलब स्मारक, उसके बाद प्लेसेस जगह, फिर कॉइन्स मतलब आपको पता है सिक्के, और स्कल्पचर्स मतलब क्या? प्रतिमाएं। ठीक है, तो ये सभी क्या है? मटेरियल सोर्सेज। ओके, अभी यहाँ पर हम बात करेंगे बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस की। तो बिल्डिंग एंड प्लेसेस ये क्या है स्टूडेंट्स? मटेरियल सोर्सेस, है ना। उस टाइम की कोई बिल्डिंग रहेगी या फिर कोई जगह होगी, तो इन बिल्डिंग्स या फिर जगह से हमको उस टाइम के बारे में जानकारी मिलेगी, राइट। तो ये क्या है आपका? मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। समझ में आया? चलो अभी देखते हैं कि इसमें क्या दिया है।
द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज बिलीव्ड एज पीरियड ऑफ यूरोपियन स्पेशली द ब्रिटिश रूलर्स एंड गवर्नेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या दिया गया है कि द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मतलब जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो पीरियड है वो मतलब वो कहाँ से कहाँ तक है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। मतलब देखो, आप ऐसा बोल सकते हो पीरियड ऑफ यूरोपियन, मतलब यूरोपियन का पीरियड, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो वो पीरियड हो सकता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, और उस टाइम पे क्या होता था, मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि वो पीरियड कौन सा था। तो उस टाइम पे जो राजा लोग थे वो शासन करते थे। ठीक है, राजा का शासनकाल, तो ये किस में आएगा, इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। समझ में आ रहा है आपको? चलो आगे देखो। इन दिस period various buildings, bridges, roads, water supply system, fountains etc. were built। देखो इस पीरियड में क्या किया गया था, कई सारे बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन्स, ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। ओके, दिस बिल्डिंग्स इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफिसेस। अभी देखो ये जो बिल्डिंग्स है इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है इसको समझिएगा। गवर्नमेंट ऑफिसेस मतलब गवर्नमेंट की जो भी ऑफिसेस थे वो, फिर रेसिडेंसेस ऑफ ऑफिसर्स मतलब ऑफिसर्स जहाँ पे रहते थे वो बिल्डिंग्स, फिर लीडर्स एंड रिवॉल्यूशनरीज मतलब ये लोग जहाँ पे रहते थे लीडर्स, और रिवॉल्यूशनरीज मतलब क्रांतिकारी। ठीक है, पैलेसेस ऑफ रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, फोर्ट्स, प्राइजन्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सभी इस बिल्डिंग्स में इंक्लूड है। ठीक है ना। अमंग दिस मॉन्यूमेंट्स मेनी बिल्डिंग्स आर इंटैक्ट इवन टुडे, मतलब इन मॉन्यूमेंट्स में से कई सारे बिल्डिंग्स आज बहुत ही अच्छी तरह से हमको दिखाई देते हैं। सम आर डिक्लेयर एज नेशनल मॉन्यूमेंट, मतलब कुछ को नेशनल मॉन्यूमेंट क्या कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। वेयर एज सम आर कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम, जबकि कई सारे जो भी बिल्डिंग्स हैं उनको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलर जेल इन अंडमान, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है सेल्यूलर जेल इन अंडमान। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आया। अब आगे देखो। वाइल विजिटिंग दिस साइट्स वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंटेम्पररी हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, नेचर ऑफ द मॉन्यूमेंट एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। देखो यहाँ पर क्या दिया है कि जब भी हम ऐसे प्लेसेस पे जाते हैं, साइट्स पे जाते हैं, तो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। किसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कंटेम्पररी हिस्ट्री, मतलब उस टाइम पे, मतलब उस टाइम के बारे में हमको जानकारी मिलती है। राइट, आर्किटेक्चर कैसा था, मतलब कितना विकसित हुआ था, कितना डेवलप्ड हुआ था। ओके, नेचर ऑफ मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट का नेचर क्या है, एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड, मतलब उस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि उस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कभी मौका मिले हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाने का, तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाइएगा, जिससे आपको हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल सके। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाओ, मेरे कहने से मत जाना। हाँ, अगर आपको हिस्ट्री के बारे में जानना है, जानकारी इकट्ठी करनी है, समझना है, तो आप जा सकते हो। ओके, चलो अभी आगे देखो यहाँ पर क्या दिया गया है। Just as during the visit to cellular jail in Andaman, we get information about the revolutionary work of V.D. सावरकर। देखो, जैसे सेलुलर जेल में अगर आप जाओगे, जो कि अंडमान में है, तो वहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको किसके बारे में जानकारी मिलेगी, जो वीर सावरकर थे। ठीक है, तो उन्होंने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से क्रांतिकारी काम किए, उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, बाय विजिटिंग मणि भवन इन मुंबई और सेवाग्राम आश्रम एट वर्धा वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गांधीयन एरा। देखो स्टूडेंट्स, जब आप वर्धा में जो सेवाग्राम आश्रम है, ठीक है, वहाँ पर अगर जाओगे तो आपको गांधी युग की, मतलब जब गांधी जी थे, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या क्या हुआ था इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर तो हमने बात की मटेरियल सोर्सेज की, राइट, बिल्डिंग एंड प्लेसेस के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ पढ़ना है, वो क्या है, स्टैचूज एंड मेमोरियल्स। तो स्टूडेंट्स ये भी ना क्या है,
मटेरियल सोर्सेज ही हैं। देखो मटेरियल सोर्सेज ना आपको कहाँ तक पढ़ना है, देखो ये जो बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस हैं ये मटेरियल सोर्सेज में आते हैं, एंड स्टैचूज एंड मेमोरियल्स ये भी किस में आते हैं, मटेरियल सोर्सेज में ही आते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर रिटेन सोर्सेज देखेंगे, पहले हम मटेरियल सोर्सेज कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। अभी स्टैचूज मतलब क्या होता है आपको पता है, स्टैचू मतलब क्या होता है, किसी भी इंसान की प्रतिमा रहेगी, ठीक है, मूर्ति रहेगी, उसको क्या कहते हैं, स्टैचू कहते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं इसमें क्या दिया है। ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड मेमोरियल्स ऑफ मेनी पर्सनैलिटीज़ वर इरेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टैटूज। देखो स्टूडेंट्स मतलब प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब हमारा देश आज़ाद होने के पहले और आज़ाद होने के बाद अनगिनत लोगों के क्या बनाए गए, मेमोरियल्स मतलब वो जो भी लोग थे, ठीक है, उनके स्टैचूज बनाए गए थे, ठीक है। These statues are also important for the study of modern Indian history। और ये जो स्टैचूज़ हैं, ठीक है, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इनको देखते हैं तो हमको समझ में आता है, ठीक है, कुछ तो उस टाइम के बारे में हमको पता चलता है, उस आदमी के बारे में पता चलता है, समझ में आ रहा है। वैसे आपने देखा होगा, देखो जो आदमी मतलब किसी की प्रतिमा रहती है तो उसके नीचे पट्टी बना करके उस पर लिखा हुआ होता है इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी और इन्होंने कौन से काम किए थे, ठीक है, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया गया रहता है, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको हिस्ट्री के बारे में बताती है कि नहीं, बताती है ना। तो ये क्या है आपके सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखो। The various statues provide information about the contemporary rulers and eminent personalities। देखो ये जो स्टैचूज होते हैं, ठीक है, वेरियस स्टैचूज मतलब बहुत सारे स्टैचूज हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं। कंटेम्पररी रूलर्स मतलब उस टाइम पे शासन कैसा था, ठीक है, एंड एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ मतलब जो लोग थे एकदम अच्छे वाले मतलब क्या, जिन्होंने कुछ महान काम किया, उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। The display plaque on the statues gives information about the full name of the concerned person, birth and death details, brief information about their contribution and a biographical sketch of the person। देखो अभी अभी जो मैंने आपको बताया कि ये जो भी स्टैचूज होते हैं इनके नीचे पट्टी पर कुछ तो लिखा रहता है, तो उससे हमको उनके बारे में जानकारी मिलती है, उनका फुल नेम दिया रहता है और उनका बर्थ डेथ, उन्होंने कौन से काम किए, ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमको मिलती है। जस्ट एज स्टैचूज ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, there are memorials which are erected in the memory of various events which give information about the concerned event, period, people related to the event etc। for example हुतात्मा स्मारक at various places। तो स्टूडेंट्स इसको समझना, देखो जैसे इनके स्टैचूज हैं, किनके ज्योतिराव फुले के, फिर लोकमान्य तिलक के, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के। आपने देखा होगा बाबा साहेब अम्बेडकर का जो स्टैचू है ना वो आपके आसपास तो कहीं पे तो होगा, ठीक है, ऐसा रहता है, हमने देखा है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आपने भी कहीं ना कहीं देखा ही होगा। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे आते जाते रास्ते में ना बहुत सारे लोगों के स्टैचूज दिखाई देते हैं, उसमें भीमराव अम्बेडकर है जो मुझे याद है, तो आपने भी ऐसे स्टैचूज देखे होंगे, ठीक है। फिर तो इनके जैसे स्टैचूज होते हैं ना, वैसे ही ये जो हुतात्मा, अभी हुतात्मा का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो कोई किसी की रक्षा के लिए शहीद हो जाए, ठीक है, जैसे हमारे जो जवान होते हैं वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या करते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, हुतात्मा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, हुतात्मा स्मारक एट वेरियस प्लेसेस मतलब शहीद स्मारक कई जगह पे बनाए जाते हैं। इससे हमको जानकारी मिलती है ना कि ये जवान कब शहीद हुए थे, किस लिए, कौन सी लड़ाई में, समझ में आ रहा है। तो ये सभी क्या है बच्चों, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, देखो मटेरियल सोर्सेज में आपको पढ़ना क्या है। देखो मटेरियल सोर्सेज में आप स्टार्टिंग में ये पढ़ लेना थोड़ा कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, कॉइन्स, स्कल्पचर्स, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस, ये मटेरियल सोर्सेज में ही आते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, फिर आप एग्जाम में बहुत ही आसानी से लिख सकते हो, है ना। फिर स्टैचूज एंड मेमोरियल्स के बारे में
पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है, खुद से ट्राई करो लिखने का। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसकी, रिटेन सोर्सेज की। अभी रिटेन सोर्सेज में क्या क्या आता है वो हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या है, करस्पॉन्डेंस। अभी करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, देखो वो लेटर्स जो किसी को भेजे जाते हैं या फिर कोई उनको रिसीव करता है, उसको हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डेंस कहते हैं। फिर बात करेंगे पेरियोडिकल्स की। अभी ये क्या होता है, तो पेरियोडिकल्स मतलब क्या, जो पत्रिकाएं होती है ना, जैसे कोई मासिक पत्रिका होती है मतलब महीने में एक बार निकलती है, कोई साप्ताहिक पत्रिका होती है मतलब हफ्ते में एक बार निकलती है, समझ में आ रहा है। फिर फॉरेन अकाउंट्स मतलब फॉरेन जो विदेशी लोग थे, ठीक है, उनके द्वारा कुछ लिखा गया, एंड फैक्ट्री रिकॉर्ड्स। फिर न्यूज़पेपर्स, ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज एंड बुक्स, ये सभी क्या है स्टूडेंट्स, रिटेन सोर्सेस। ओके, चलो अब हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं न्यूज़पेपर एंड पेरियोडिकल्स के बारे में। तो क्या दिया गया है यहाँ पे, देखो न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्पररी इवेंट्स। देखो ये जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, ठीक है, अभी मैं बात करूं आज के न्यूज़पेपर की, ठीक है, तो आज का जो न्यूज़पेपर है ये हमें किसकी जानकारी देगा, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसकी ही जानकारी देगा, है ना। तो यहाँ पर यही दिया गया है कि ये जो न्यूज़पेपर्स होते हैं ये हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कंटेम्पररी इवेंट्स का, मतलब जो वहाँ पे तत्कालिक जो इवेंट रहता है, ठीक है, जो घटना होती है तुरंत की, उसके बारे में हमको जानकारी देता है। कौन देता है, न्यूज़पेपर। ओके, along with it detailed analysis of a particular event, views of eminent people, editorials are also published। देखो, और इसी के साथ साथ मतलब डिटेल एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, कोई एक इवेंट है तो उसका डिटेल एनालिसिस। फिर व्यूज़ ऑफ एमिनेंट पीपल मतलब जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ठीक है, उनका व्यूज़। उसके बाद एडिटोरियल्स आर ऑल्सो पब्लिश्ड, और जो एडिटोरियल्स होते हैं इनको भी पब्लिश्ड किया जाता है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल हैपनिंग्स ऑफ दैट पीरियड। देखो न्यूज़पेपर्स की वजह से हमको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल हैपनिंग्स ऑफ दैट पीरियड, मतलब उस टाइम पे पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, सोशली देखा जाए तो कौन कौन से उस टाइम पे घटनाएं हुई थी, ठीक है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमको मिलती है विद द हेल्प ऑफ रिटेन सोर्सेज, इट मीन्स न्यूज़ पेपर्स। ओके स्टूडेंट्स, चलो इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड न्यूज़पेपर्स लाइक ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीन बंधु, केसरी एक्टेड एज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ अवेकनिंग द माइंड्स ऑफ द पीपल। देखो यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि ज्ञानोदय हो गया, फिर ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीन बंधु, केसरी, ये सभी क्या थे, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ अवेकनिंग द माइंड्स ऑफ द पीपल, मतलब लोगों के जो माइंड है, ठीक है, उनको जगाने का काम कर रहे थे एक तरह से, है ना। अब आगे देखो, थ्रू द न्यूज़पेपर्स वी कैन स्टडी द ब्रिटिश पॉलिसीज रिगार्डिंग इंडिया एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडिया। देखो न्यूज़पेपर के थ्रू हम क्या 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 स्टडी कर सकते हैं, ब्रिटिश पॉलिसीज रिगार्डिंग इंडिया, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उनकी पॉलिसीज़ क्या थी, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे, है ना, विदेशी राज कर रहे थे, तो उनकी पॉलिसीज़ क्या थी इंडिया के रिगार्डिंग, उसके बारे में हमको जानकारी मिल सकती है, और उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, ठीक है, उनका इफ़ेक्ट क्या हुआ, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमको मिल सकती है, किसकी वजह से, न्यूज़पेपर की वजह से, ठीक है। During the British period, newspapers were not only the source of political events but also acted as a source of social reformation। देखो ब्रिटिश पीरियड में जो ये न्यूज़पेपर्स थे ये बस पॉलिटिकल इवेंट्स के ही सोर्स नहीं थे, बल्कि ये क्या कर रहे थे, मतलब किस तरह से काम करते थे, सोर्स ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन, मतलब सोशल रिफॉर्मेशन में भी ये क्या करते थे, हेल्प करते थे। समझ में आया आपको। चलो आगे देखो, द निबंध माला बाय विष्णु शास्त्री चिपलुंकर एंड सतपत्रे रिटेन बाय लोकहितवादी एलियस गोपाल हरि देशमुख इन द वीकली प्रभाकर कमेंट्स ऑन वेरियस सोशल एंड कल्चरल इश्यूज। तो यहाँ पर पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं। एक पत्रिका है निबंध माला बाय विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, मतलब ये पत्रिका कौन निकालते थे, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, ठीक है। एंड सतपत्रे रिटेन बाय लोकहितवादी एलियस गोपाल हरि देशमुख इन द वीकली
वीकली, वीकली मतलब क्या, जो साप्ताहिक पत्रिका होती है वो ठीक है, उसका नाम क्या था, प्रभाकर। कमेंट्स ऑन वेरियस सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स, मतलब ये जो भी पत्रिकाएं थी ये सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स के ऊपर कमेंट करती थी, मतलब इनके बारे में जानकारी देती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने न्यूज़पेपर्स एंड पेरियोडिकल्स पढ़ लिए, है ना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मैप्स एंड ड्राइंग्स की। तो देखो स्टूडेंट्स, मैप्स एंड ड्राइंग्स भी क्या हैं, रिटेन सोर्सेज ही हैं। ओके, तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। मैप इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। मैप भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है ना। द चेंजिंग नेचर ऑफ अ सिटी और अ पर्टिकुलर लोकेशन कैन बी ट्रेस थ्रू मैप्स। हाँ स्टूडेंट्स देखो, ये जो समझो कोई सिटी है, ठीक है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ एक गांव का, ठीक है। तो अभी उस गांव में समझो ज़्यादा घर नहीं है, एक आधी घर है, तो उसके हिसाब से क्या बनाया जाएगा, मैप बनाया जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, थोड़ा वो जो गांव है विकसित हुआ, वहाँ पे बहुत सारे घर बन गए, ठीक है, रोड बन गए, तो अब वो मैप में दिखाया जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद और वो जो गांव है वो धीरे धीरे करते करते क्या हो गया, शहर में बदल गया, तो उसका मैप चेंज होगा, है ना। तो जब आप ये तीनों मैप देखोगे कि पहले ये गांव कैसा था, फिर बीच में कैसा हुआ, फिर अब कैसा है, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये गांव कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। समझ में आ रहा है। तो ये जो मैप्स होते हैं ना, हमको यही सारी जानकारी देते हैं कि कोई भी सिटी कितना डेवलप्ड हुआ है, कितना इसका विकास हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे देखो। द सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। देखो, सर्वे ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट था, जो कब इस्टेब्लिश किया गया था, ब्रिटिश लोगों के पीरियड में इस्टेब्लिश किया गया था। तो थ्रू साइंटिफिक मेथड्स ऑफ सर्वे दे हैव क्रिएटेड मैप्स ऑफ इंडिया, वेरियस प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, सिटीज़ एक्सेट्रा। देखो, फिर इन लोगों ने क्या किया था, मतलब ये जो कमिटी बनाई गई थी, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, साइंटिफिक मेथड से सर्वे करके उन्होंने इंडिया के ना मैप्स बनाए थे। इंडिया के जो अलग अलग शहर हैं, ठीक है, सिटीज़ हैं, उनका मैप इन्होंने बनाया था पूरा एकदम अच्छे से सर्वे करके, स्टडी करके। सिमिलरली द प्लान्स डिजाइन्ड बाय द आर्किटेक्ट्स प्रूव इम्पोर्टेंट फ्रॉम द व्यू ऑफ स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ अ बिल्डिंग एज वेल एज फेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। देखो, ये जो अगर आपको कोई बिल्डिंग बनवानी है तो क्या करते हैं, आर्किटेक्चर पूरा पहले खाका तैयार करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, कहाँ पे क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें, राइट। तो ये जो आर्किटेक्ट्स होते हैं ना, ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं अगर आपको स्टडी करना है उस बिल्डिंग के बारे में, ठीक है। तो आपको ये जो आर्किटेक्ट्स होते हैं ये भी बहुत ही काम आ सकते हैं। अगर आपको डेवलपमेंट प्रोसेस देखना है, कैसे कैसे डेवलप्ड हुआ, तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आर्किटेक्ट्स आपके बहुत काम आ सकती हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, द डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हैज़ अ ओरिजिनल प्लान ऑफ द बॉम्बे पोर्ट। Information about development of Bombay city can be understood through the plans drafted by architects and engineers। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया है कि जो डिपार्टमेंट है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, उसके पास क्या है, ओरिजिनल प्लान ऑफ द बॉम्बे पोर्ट, मतलब बॉम्बे पोर्ट का ओरिजिनल प्लान है, ठीक है। तो अगर आपको उसके बारे में कोई स्टडी करनी है तो ये जो प्लान है इसको देख करके आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा रिटेन सोर्सेज कंप्लीट हुआ। हमने क्या क्या पढ़ा, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, फिर मैप्स एंड ड्राइंग्स। ओके, इसमें मैप पढ़ा और आर्किटेक्ट्स के बारे में पढ़ा, जो आपको समझ में तो आया ही होगा, है ना। तो अब हम बात करेंगे ओरल सोर्सेज की, ठीक है। तो ओरल सोर्सेज क्या क्या होते हैं इसको भी आप समझिए। देखो, फोक सॉन्ग्स मतलब क्या होता है, लोकगीत, जो हमारी पुरानी पीढ़ियों से चले आ रहे, जैसे हमारी दादी जी वो गीत को गाती थी, अब हमारी मम्मी गाती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके लोकगीत। फिर पोवादा होते हैं, उसके बाद फोक टेल्स मतलब लोक कहानियाँ, फिर नरेशंस मतलब प्रसंग वर्णन, इंटरव्यूज़ मतलब आपको पता है इंटरव्यू, फिर इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स होते हैं, ये क्या है, सभी ओरल सोर्सेज हैं। फिर रिदमिक प्रोज मतलब ओवी मतलब क्या होता है, चक्की के गीत, ठीक है। फेयर, जलसा, आर्ट ग्रुप्स, ये सभी किस में आते हैं, ओरल सोर्सेज में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए यहाँ पे आगे हम
पढ़ते हैं इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स के बारे में। अभी नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए, इंस्पिरेशनल सॉन्ग मतलब क्या, इंस्पायर करने वाला, आपको एक मोटिवेशन देने वाला, राइट, प्रेरणा देने वाला सॉन्ग। तो चलो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट वेरियस इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स वर कंपोज्ड। मतलब देखो फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे, मतलब उस पीरियड में कई सारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स क्या किए गए थे, बनाए गए थे, ठीक है, कंपोज्ड किए गए थे। एट प्रेजेंट सम ऑफ दिस सॉन्ग्स आर अवेलेबल इन रिटन फॉर्म बट देयर आर मेनी अदर अनपब्लिश्ड इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स मेमोराइज्ड बाय फ्रीडम फाइटर्स। देखो उनमें से कई सॉन्ग्स ऐसे हैं जो अभी रिटन फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो अनपब्लिश्ड है, मतलब वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। वो क्या है, जो भी फ्रीडम फाइटर्स होते हैं ना, उनको वो जो सॉन्ग है वो बस उनको याद है, ठीक है, समझ में आ रहा है। थ्रू दिस इंस्पिरेशनल सॉन्ग वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड ऑल्सो द स्पिरिट बिहाइंड द फ्रीडम स्ट्रगल कुड बी अंडरस्टूड। देखो ये जो इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स है, इनकी हेल्प से मतलब हमको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का, ठीक है, और जो फ्रीडम स्ट्रगल था, मतलब आज़ादी पाने के लिए जो स्ट्रगल था, ठीक है, उसके बारे में भी हमको जानकारी मिल सकती है। ओके, किसकी वजह से, इन इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स की वजह से, है ना। कोई कोई सॉन्ग ऐसा होता है जिसमें पूरी कहानी ही लिख दी होती है ना। कोई कोई सॉन्ग आपने सुना होगा जिसमें पूरी कहानी होती है, तो ऐसे इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स होते थे जिनमें मतलब बहुत सारे कंपोज किए गए थे लोगों को प्रेरणा देने के लिए, ताकि लोग उसको सुने, प्रेरणा पाएँ और अपनी देश की आज़ादी के लिए क्या करें, क्या करें, हमारी हेल्प करें, मतलब जो भी क्रांतिकारी हैं उनकी हेल्प करें, इस अंग्रेज़ों के शासन से मुक्ति पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोवाड़ा की, ठीक है। तो चलो इसको भी देखो। पोवाड़ा इज़ अ सोर्स फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ हिस्टोरिकल इवेंट और द वर्क ऑफ अ पर्सन। देखो पोवाड़ा कौन सा सोर्स है, फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ हिस्टोरिकल इवेंट, मतलब कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, कोई ऐतिहासिक घटना है, तो उसके बारे में हमको जानकारी मिल सकती है पोवाड़ा की हेल्प से। और द वर्क ऑफ अ पर्सन, और कोई पर्सन है तो उसने क्या काम किया, इसके बारे में हमको जानकारी मिल सकती है। क्योंकि पोवाड़ा क्या होता है, किसी व्यक्ति ने अगर कुछ अच्छा काम किया ना, तो उसके ऊपर लिखी गई होती है उसकी शौर्य गाथा, समझ में आ रहा है। या फिर अगर कोई इवेंट है तो उसके ऊपर लिखी गई होती है ये पोवाड़ा, ठीक है। देयर आर वेरियस पोवाडास कंपोज्ड ऑन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। देखो जो फ्रीडम स्ट्रगल था 1857 का, उसके ऊपर कई सारे पोवाडास कंपोज किए गए थे। वेलोर ऑफ रिवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एक्सेट्रा। दीज पोवाडास वर यूज्ड टू क्रिएट मोटिवेशन एंड स्पिरिट अमंग द पीपल। मतलब ये जो पोवाड़ा थे ये लोगों को हेल्प करते थे, मतलब उनको मोटिवेट करने में क्या करते थे, हेल्प करते थे। ओके, अपार्ट फ्रॉम फ्रीडम मूवमेंट द पोवाडास वर कंपोज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ सत्यशोधक समाज फॉर अवेकनिंग अमंग द ऑप्रेस्ड क्लासेस, द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट एंड सच अदर इवेंट्स। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, कोई ज़रूरी नहीं ये जो पोवाड़ा है बस ये फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर ही नहीं, बल्कि और भी लोगों ने जो महान कार्य किए, ठीक है, उनके ऊपर भी पोवाडास कंपोज किए गए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका जो ओरल सोर्सेज था ना ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स और पोवाड़ा के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेज। तो इसमें क्या दिया है, देखो ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड ड्यू to the development of technology there was a development in the art of photography, recordings, films, etc. Obviously these photographs, records or films can be used as a source of history। देखो स्टूडेंट, अगर हम मॉडर्न पीरियड की बात करें तो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हो चुकी थी, ठीक है। तो इसकी वजह से उस टाइम पे क्या हुआ था कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, फोटोग्राफी की, मतलब फ़ोटो खींच सकते थे, फिर रिकॉर्डिंग कर सकते थे, एंड फिल्म्स भी उस टाइम पे बनते थे, ठीक है। तो ये जो सभी सोर्सेज हैं ना, ये देखो फोटोग्राफी हो गई, रिकॉर्डिंग हो गई, फिल्म्स हो गए, इन सभी का यूज़ हम हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए कर सकते हैं। अगर हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानना है तो ये चीज़ें भी हमारी बड़ी काम आ सकती हैं। समझ में आया, ये भी एक तरह से क्या है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ओके,
अभी यहाँ पे हम फोटोग्राफ्स की बात करेंगे, तो इसमें क्या दिया है, देखो फोटोग्राफ्स आर विजुअल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। देखो फोटोग्राफ्स क्या होते हैं, विजुअल सोर्स होते हैं, मतलब जिनको आप खुद से देख सकते हो, समझ में आ रहा है। विथ द डिस्कवरी ऑफ आर्ट ऑफ फोटोग्राफी, फोटोग्राफ ऑफ वेरियस पर्सन्स, इवेंट्स, ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर, प्लेसेस वर क्लिक। देखो फोटोग्राफ का जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, फोटोग्राफी डेवलप होने के बाद, डिस्कवर होने के बाद वेरियस पर्सन्स मतलब कई लोगों के, कई इवेंट्स के, ऑब्जेक्ट्स के, स्ट्रक्चर के, प्लेसेस के फ़ोटो को क्या किया गया, क्लिक मतलब खींचा गया, ठीक है। थ्रू दीज फोटोग्राफ्स वी गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्सन और एन इवेंट इन द विजुअल फॉर्मेट। देखो ये जो फोटोग्राफ्स होते हैं, इनकी हेल्प से हमको, समझो किसी पर्सन का फ़ोटो है तो उसके बारे में जानकारी मिलती है, राइट। समझो किसी इवेंट का फ़ोटो है तो उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है, हम उसको एकदम सामने से देख सकते हैं, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, उसको हम स्वयं से देख सकते हैं, हूबहू, मतलब जैसा उस टाइम पे था वैसा ही हम उसको देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स, ओके। इन केस ऑफ medieval period there are paintings available that depict the physical features of a person or visual description of a particular event, but the authenticity of these paintings is doubtful. Comparatively photographs are considered to be more reliable। देखो स्टूडेंट इसको आप समझना, जो आपका मेडिवल पीरियड था, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था, ये फोटोग्राफ्स नहीं थे, ठीक है, फोटोग्राफी अभी डेवलप नहीं हुई थी, तो क्या करते थे लोग, पेंटिंग्स बनाते थे, राइट। तो देखो ये जो पेंटिंग्स हैं, तो इन पेंटिंग्स को जब हम देखते हैं तो ये तो हमें बताता है कि समझो किसी पर्सन का पेंटिंग है तो उसके बताएगा कि वो कैसे रहता था, मतलब कैसे किस तरह के कपड़े पहनता था, और भी जानकारी देता है। लेकिन क्या ये सच में ऐसा था, आप इस पर विश्वास कर सकते हो क्या, क्योंकि ये क्या है, पेंटिंग है, किसी ने बनाई है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए अगर हम कंपेयर करें पेंटिंग और फोटोग्राफी में, तो जो फ़ोटो है, ठीक है, जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो हमको मतलब उन पे हम ज़्यादा विश्वास करते हैं एज़ कम्पेयर टू पेंटिंग्स, क्योंकि पेंटिंग्स किसी ने बनाई है और फोटोग्राफ्स तो सामने से लिए गए हैं। आप समझो किसी व्यक्ति का, कोई भी एक पर्सन है, उसका पेंटिंग दिया गया है और उसका फ़ोटो है, तो आप दोनों में से किस पे ज़्यादा विश्वास करोगे, फ़ोटो पे ही करोगे ना। तो यहाँ पे वही बात दी गई है, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। द फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल फीचर्स, ड्रेसिंग स्टाइल एक्सेट्रा। मतलब जो फोटोग्राफ होते हैं वो हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं फिजिकल फीचर्स के बारे में, मतलब कोई पर्सन है तो उसके फिजिकल फीचर्स, ड्रेसिंग स्टाइल और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। फोटोग्राफ ऑफ एन इवेंट गिव अ विजुअल इमेज ऑफ द इवेंट, वेयर एज फोटोग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ स्ट्रक्चर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इट्स नेचर। देखो ये जो फोटोग्राफ्स होते हैं, ये समझो किसी इवेंट का क्या है, फोटोग्राफ है, तो उस इवेंट, जब हम फोटोग्राफ देखेंगे उस इवेंट का, तो हमको ऐसा लगता है, हम उसको क्या कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, समझो कहीं पे कुछ हो गया, ठीक है, अभी एग्जांपल वो नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ले रही हूँ। समझो कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, तो जब आप उसके फोटोग्राफ्स देखते हो तब आपको समझ में आता है अरे कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, ऐसा लगता है कि हम उसको फील कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं। अगर आपको हिस्ट्री का क्या करना है, स्टडी करना है, देन दीज फोटोग्राफ्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ओके। चलो नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग्स की। तो रिकॉर्डिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, क्योंकि जब कुछ रिकॉर्ड किया गया रहता है तो हम उसको सुन पाते हैं, हम उसको समझ पाते हैं, इससे हमें उसकी जानकारी प्राप्त होती है, राइट। तो चलो अभी देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। द डिस्कवरी ऑफ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग वॉज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज फोटोग्राफी। मतलब ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये फोटोग्राफी के जैसा ही इम्पॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑडियो सोर्स ऑफ हिस्ट्री। मतलब जो रिकॉर्डिंग है ये क्या होता है, ऑडियो सोर्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब उसको आप क्या कर सकते हो, सुन सकते हो, ओके। During modern period, the speeches of leaders or important personalities, songs etc. are available in the form of recordings। देखो ये जो मॉडर्न पीरियड है, ठीक है, तो लीडर्स के स्पीच जो होते हैं वो, फिर जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जब वो लोग स्पीच देते हैं या फिर कोई सॉन्ग रहते हैं, ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, रिकॉर्ड हो जाते हैं, राइट। तो ये सभी रिकॉर्डिंग फॉर्म में क्या है,
अवेलेबल हैं। दे कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और इसको हम सोर्स ऑफ हिस्ट्री के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल क्या दिया है देखो, नेशनल एंथम जनगण मन संग बाई रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ और द स्पीचेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस कैन बी यूज एज एन ऑडियो सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। देखो जैसे यहाँ पर दिया गया है कि जो नेशनल एंथम है जन गण मन, इसको किसने गाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया है। फिर वैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी जो थे उनका भाषण, ठीक है, तो ये सभी क्या है, ऑडियो सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अगर आपको मॉडर्न इंडिया के बारे में स्टडी करना है तो ये सारे जो सोर्सेज हैं जो रिकॉर्ड करके रखे गए हैं, ऑडियो सोर्सेज, ये आपके बहुत ही काम आ सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे ये जो रिकॉर्डिंग्स है ना, ये भी कंप्लीट हुआ। अब लास्ट हम बात करने वाले हैं फिल्म्स के बारे में, तो चलो देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। फिल्म्स आर कंसिडर्ड एज अ यूनिक डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। देखो जो फिल्म्स होते हैं इनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक अनूठा आविष्कार कहा जाता है। इन 20th सेंचुरी देयर वाज अ ग्रेट डेवलपमेंट इन द टेक्निक ऑफ फिल्म मेकिंग। देखो 20th सेंचुरी में फिल्म मेकिंग की जो टेक्निक है इसका बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। दादा साहेब फाल्के इन द ईयर 1913 लेट द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। मतलब जो दादा साहेब फाल्के थे उन्होंने 1913 में क्या किया था, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी थी, ठीक है। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ दांडी यात्रा, सॉल्ट सत्याग्रह, क्वाइट इंडिया मूवमेंट एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स आर अवेलेबल। मतलब ये जो सभी इंसिडेंट्स है जैसे कि दांडी यात्रा, सॉल्ट सत्याग्रह, क्वाइट इंडिया मूवमेंट और भी जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं इनकी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है और इनके ऊपर कई सारे फिल्म्स भी बनाए गए। तो जब हम इन फिल्मों को देखते हैं तो हमको रियलिटी उसकी समझ में आती है, मतलब हम उसको ऐसा लगता है कि उसको रियल में देख पा रहे हैं, सामने से देख पा रहे हैं, ऐसा। ओके, थ्रू दिस फिल्म्स द इवेंट्स कुड बी सीन इन रियलिटी। मतलब इन फिल्मों के थ्रू हम उस इवेंट को रियलिटी में देख सकते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम उसको सच में देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से यहाँ पर जो हमने ये मॉडर्न सोर्सेज की बात की थी, ऑडियो विजुअल, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या क्या देखा, फोटोग्राफ्स देखे, फिर हमने क्या देखा, रिकॉर्डिंग्स एंड देन फिल्म्स। ओके, तो आपको इसमें मेनली पढ़ना क्या है, देखो आप रिटन सोर्सेज पढ़ना जैसे यहाँ पर देखा था, फिर ये मटेरियल सोर्सेज देख लेना, उसके बाद ओरल सोर्सेज एंड देन वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो लास्ट में ये पैराग्राफ दिया गया है, तो इसमें क्या बोला गया है इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें यही सारी बातें लिखी हुई है कि आपको हिस्ट्री को क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए ताकि आप नेक्स्ट जनरेशन को दे सको, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर नंबर 1 है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ये कंप्लीट हुआ। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने ये जो हिस्ट्री का लेसन है ये कैसे एक्सप्लेन किया। ओके, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।